बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है 3 फेज़ हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन विद रेजिस्टिव एंड आरएल लोड्स। इसमें यह है कि सप्लाई और लोड जो हमारे पास होगा वो 3 फेज़ होगा, और हम देखेंगे कि 3 फेज़ अगर सप्लाई कनेक्टेड हो और उसे हम कन्वर्ट करें डीसी में इन अ कंट्रोल्ड मैनर तो वो किस तरह से होती है। तो इसकी बेसिक थ्योरी देख लेते हैं पहले, उसके बाद सिमुलिंक में हम इसका मॉडल ड्रॉ करके देखेंगे। तो ये हमारे पास बेसिक सर्किट है। इसमें 3 फेज़ डेल्टा टू स्टार ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है। स्टार साइड जो इसकी है वो सेकेंडरी साइड है, और उससे हमारा लोड कनेक्टेड होगा यूजिंग थायरिस्टर्स। 3 थायरिस्टर लगाए हुए हैं तीनों फेजेस पे अलग अलग, और आगे फिर रेजिस्टर कनेक्टेड है। अब जो 3 फेज़ हमारे पास सप्लाई आ रही है उसकी जो वेव फॉर्म होगी वो इस तरह की होगी। ये जो VS हमारे पास ड्रॉ किया गया है ना, ये होगी हमारे पास 3 फेज़ वेव फॉर्म। और ये हमारे पास लोड है, रेजिस्टिव लोड कनेक्टेड है। अब हम एज्यूम करते हैं पहले कि हमारे पास यहाँ पे थायरिस्टर्स नहीं है, डायोड्स कनेक्टेड है। जब सिंपल डायोड्स कनेक्टेड होंगे तो हमारी जो आउटपुट वेव फॉर्म है वो किस टाइप की आएगी। ये हमारे पास सप्लाई वेव फॉर्म है। अब अगर सिंपल डायोड्स कनेक्टेड हों तो हमारे पास जो वेव फॉर्म आएगी वो होगी जनाब इस टाइप की, कि जो ऊपर वाला पोर्शन है ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमारे पास आउटपुट वेव फॉर्म के तौर पे शो हो जाएगा अगर सिंपल डायोड्स कनेक्टेड है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब हमारे पास 3 फेजेस हैं, A, B और C। जब A फेज़ का वोल्टेज एज़ कम्पेयर टू B एंड C ज़्यादा है, अब इस पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ड्यूरेशन है इसमें देखें तो VAN जो है उसकी वैल्यू VBN और VCN इन दोनों से उसकी वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। तो कंपैरेटिवली जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमारे पास अपेयर हो रहा होगा आउटपुट पे। तो इस तरह से जो अपर ये हमारे पास एक वेव फॉर्म बन रही है ये आउटपुट पे शो हो जाएगी इन केस ऑफ सिंपल डायोड्स, अगर सिंपल डायोड कनेक्टेड है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री है हमारे पास तो ये हमारे पास आउटपुट पे शो होगा। जैसे यहाँ पे शो किया गया अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 डिग्री है, तो हमारे पास ये ब्लैक कलर की वेव फॉर्म जो है ये वाली सारी ऊपर वाली आउटपुट पे अपेयर हो जाएगी। ठीक है, अल्फ़ा 0 है तो इस तरह से शो होगा हमारे पास ये सारा सिस्टम। अब 3 थायरिस्टर लगे हुए हैं, तीनों के अगर कंट्रोल की बात करें तो जब अल्फ़ा 0 पे हम ट्रिगर करवाना चाह रहे हैं तो जो हमारा पहला थायरिस्टर है वो इस पॉइंट पे आके उसकी वेव फॉर्म स्टार्ट होती है। ये देखें इस पॉइंट पे अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0 फॉर थायरिस्टर 1 इज़ दिस पॉइंट। तो ये अगर हम ओरिजिनल एक्स एक्सिस के लिहाज से देखें तो 30 डिग्री आगे की तरफ बनता है। मतलब अल्फ़ा 0 का क्या मतलब हुआ, 0 प्लस 30। ये किसके लिए है, T1 के लिए। मतलब ये 0 प्लस 30 डिग्री पे अगर हम कंडक्शन स्टार्ट करवाएंगे या फायरिंग एंगल प्रोवाइड करेंगे तो बेसिकली वो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए काम कर रहा होगा थायरिस्टर 1।
और थायरिस्टर 2 की बात करें तो उसकी कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है जब अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 है। तो हम एक्स एक्सिस पे देखें अगर, तो ये पॉइंट कहाँ पे बनता है, ये पॉइंट एग्जैक्टली बनता है हमारे पास 60 + 60 + 30, ये हमारे पास बनता है 150 पे। तो T2 के लिए अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 की बात करें, ये 0 की बात करें तो ये हमारे पास बनता है 150। इस पॉइंट की वजह से मैं इसे कह रहा हूँ 150। अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 पे इसने ट्रिगर करवाया तो ये 150 के लिए। इसी तरह से जो C है, थर्ड जो हमारा थायरिस्टर है, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 की बात करें तो उसने इस पॉइंट से कंडक्शन स्टार्ट करवाई है। ये पॉइंट बनता है 270 डिग्री पे। तो T3 के लिए अल्फ़ा 0 के लिहाज से, ये जो मैं 0 यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये बेसिकली अल्फ़ा को शो कर रहा है। 270 इसकी सेटिंग हमें सिलेक्ट करनी होगी, मतलब अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए T1 की जो सेटिंग है वो 0 + 30 होगी, T2 की 0 + 150 डिग्री होगी, तो T3 की 0 + 270 डिग्री होगी। अब अगर हम इसकी जो ट्रिगरिंग है वो अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 पे नहीं करवाना चाह रहे, हम अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 30 डिग्री पे करवाना चाह रहे हैं, तो इस पॉइंट पे जिस पे पहले हमने ट्रिगर करवाया था, इससे हम 30 डिग्री आगे की तरफ इसको ट्रिगर करवाएंगे। मतलब अगर पहले T1 को हम 30 पे स्टार्ट करवा रहे थे तो T1 को हम 30 + 30 60 पे स्टार्ट करवाएंगे। T2 को अगेन 150 पे करवा रहे थे, 150 + 30 पे आ जाएंगे। इस जगह पे T2 की ट्रिगरिंग स्टार्ट होगी और इस जगह पे T3 की ट्रिगरिंग स्टार्ट होगी। जब इस तरह से होगा तो हमारे पास, क्योंकि इस पॉइंट पे आके T2 ने ऑन होना है, तो यहाँ तक T1 जो है वो कंडक्शन करता रहेगा, क्योंकि T2 अभी ऑन ही नहीं हुआ, इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। तो यहाँ तक उसकी कंडक्शन होती रहेगी। जैसे ही ये पॉइंट रीच होगा, यहाँ पे जो दूसरा थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टार्ट कर देगा और इसी तरह से यहाँ पे आके तीसरा थायरिस्टर अपनी कंडक्शन स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो मैंने ये 0 मेंशन किया है, हमने अल्फ़ा की जो भी वैल्यू सेट करनी हो उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फ़ा 0 के लिए मैंने इसे 0 लिखा है, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 30 के लिए आप इस 0 की जगह 30 लिख देंगे, अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 90 के लिए आप इस जगह पे 90 लिख देंगे। अगर हम फर्दर अल्फ़ा की वैल्यू बढ़ाते हैं, जैसे ये अब 30 डिग्री था तो इस तरह से कंडक्शन हो रही है, 30 से हम इसको अगर इंक्रीज़ करते हैं तो क्या होगा, तो होगा ये कि सपोज़ हम 30 + 60 की बात करते हैं, तो इस जगह पे आके कंडक्शन स्टार्ट होगी। जब इस जगह पे स्टार्ट होनी है T2 की कंडक्शन, T1 तो यहाँ तक कंडक्ट करेगा, उसके बाद नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, इसकी कंडक्शन नहीं होगी, ये रिवर्स वाइज में चला जाएगा। तो ये जो दरमियान का पोर्शन है यहाँ पे कंडक्शन नहीं हो रही होगी, उसके बाद दूसरा जो थायरिस्टर है वो कंडक्शन स्टार्ट करेगा, उसके बाद अगेन 30 डिग्री के लिए कंडक्शन रुक जाएगी, फिर इस तरह से नेक्स्ट जो है स्टार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा की वैल्यू अगर 30 से इंक्रीज़ करेगी तो कंटिन्यूस कंडक्शन नहीं होगी, दरमियान में हमारे पास गैप्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टिव लोड का केस।
ये जो ज़ीरो यहाँ पे लिखा है इसको आप किसी वेरिएबल से भी रिप्लेस कर सकते हैं। सपोज़ इसकी जगह पे हम लिख ही अल्फ़ा देते हैं, हमने इसकी जगह पे यहाँ पे अल्फ़ा लिख दिया। अब जब मैटलैब में हम सेटिंग्स करेंगे तो तब ये वाली चीज़ जो है ये काम आएगी, इसे रिकॉल करना होगा हमें। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलें, ये हो गया। अब हम बात करते हैं अगर हमने रेजिस्टिव लोड नहीं कनेक्ट करना, हम RL लोड हमारा कनेक्टेड है। RL लोड के केस में ये जो पहली दो वेव फॉर्म्स हैं अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 और अल्फ़ा इक्वल्स टू 30, ये तो सेम रहेंगी, लेकिन जैसे ही 30 से एंगल हम इंक्रीज़ करेंगे जैसा कि यहाँ पे था, तो रेजिस्टिव लोड के केस में क्या होता है, यहाँ पे कंडक्शन ब्रेक हो जाती है। RL लोड के केस में क्या होगा, जो इंडक्टर ने अपने अंदर एनर्जी स्टोर की हुई होगी वो सप्लाई करना शुरू कर देगा जितनी देर नेक्स्ट थायरिस्टर जो है वो ऑन नहीं होता। इंडक्टर जो है वो एनर्जी सप्लाई करेगा और वोल्टेज वेवफॉर्म इस तरह से पूरी शो होगी। देख लेते हैं इसको, आगे चलते हैं, इसको देखते हैं। ये यहाँ पे इंडक्टिव लोड कनेक्टेड है साथ। हाँ जी, ये देखें अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन 30 के लिए जब हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पॉइंट पे जो T1 है उसकी कंडक्शन स्टॉप हो गई थी रेजिस्टिव लोड के केस में, और T2 की कंडक्शन यहाँ से स्टार्ट होनी थी, दरमियान में एक गैप आ गया था। तो जो हमारे पास RL लोड है उसके केस में यहाँ पे कंडक्शन स्टॉप नहीं होगी, जो इंडक्टर है उसने अपने अंदर कुछ एनर्जी स्टोर की होगी, उसको यूज़ करते हुए वो करंट को फ्लो करवाता रहेगा। तो इस टाइप का हमारे पास इसका बिहेवियर शो होगा। हम डिफरेंट लोड्स पे इसको देख सकते हैं, इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमने मैटलैब में इसको डिज़ाइन करना हो तो हम किस तरह से करते हैं। मैटलैब का मॉडल ओपन करते हैं, मैथ मॉडल, सर्किट डायग्राम को देखें। यहाँ पे हमें 3 थायरिस्टर कनेक्टेड है हमारे, तो हमें 3 जो है थायरिस्टर चाहिए होंगे। जी, जो जो चीज़ें चाहिए हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। तीन थायरिस्टर्स चाहिए हमें। थ्री फेज़ सप्लाई को मेजर करने के लिए हम ये 3 फेज़ मेजरमेंट टूल जो है इसे यूज़ करेंगे। आउटपुट को देखने के लिए ये आ गया हमारे पास। करंट की वेवफॉर्म देखनी है तो ये करंट मेजरमेंट। अब यहाँ पे हमें 3 फेज़ सोर्स चाहिए होगा, हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं और एक हमें ग्राउंड चाहिए।
3 पोर्ट्स चाहिए। तीन पल्स जनरेटर हमें चाहिए होंगे। अब पल्स जनरेटर की जो सेटिंग्स हैं इसमें थोड़ी सी टेक्निकल है। पीरियड तो हमारे पास 0.2 सेकेंड्स है। फेज डिले अब हमने कितना देना है ये देखने के लिए हम इस पे आते हैं। यहाँ पे देखें T1 के लिए अल्फ़ा प्लस 30 इतना एंगल हमने सेलेक्ट करना है। T2 के लिए अल्फ़ा प्लस 150, T3 के लिए अल्फ़ा प्लस 270। अब इसको टाइम की फॉर्म में जब लेके जाएंगे तो वो उसका वो जो पुराना फार्मूला है उसी के थ्रू जाएंगे। अब हम सपोज़ अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 रखना चाह रहे हैं तो हम अल्फ़ा की जगह पे यहाँ पे 0 पुट कर लेंगे तीनों में। तीनों की जो सेटिंग्स होंगी फेज़ डिले की उसमें इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ये हमने डिस्कस किया था पहले। यहाँ पे लिख लेते हैं सारा पॉइंट्स। सेकेंड थायरिस्टर के लिए यहाँ पे 150 लिखेंगे। थर्ड थायरिस्टर के लिए अब हमने अल्फ़ा की जो भी वैल्यू रखनी होगी उसे हम यहाँ पे 0 से रिप्लेस कर देंगे। अभी हम अल्फ़ा इक्वल्स टू 0 के लिए परफॉर्म कर रहे हैं इसलिए हमने यहाँ पे
ज़ीरो लिखा हुआ। चलिए इसे रन करके देखते हैं। पावर GUI ब्लॉक हमने ऐड नहीं किया, उसका एरर आ गया, ऐड कर लेते हैं। रन करते हैं इसे। जी ये हमारे पास रिज़ल्ट्स आ चुके हैं। वोल्टेज की वेवफॉर्म है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हमने थ्योरी में ऑब्ज़र्व की थी। दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 0 के लिए ये हमारे पास वेवफॉर्म आई थी। यही वेवफॉर्म हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब हम अल्फ़ा इज़ इक्वल्स टू 30 के लिए देखते हैं। 30 के लिए हमने क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पे जहाँ जहाँ पे 0 लिखा था यहाँ पे हम 30 लिख देंगे। ये हो गया अल्फ़ा इक्वल्स टू 30 के लिए। देखें यहाँ तक T1 ने कंडक्शन की, उसके बाद T2 की कंडक्शन स्टार्ट हो गई, फिर T3, फिर T1, T2, T3 अप टू सो ऑन। अब हम अल्फ़ा 30 से बढ़ा के देखते हैं तब क्या होगा। लेट्स से 30 की बजाय 60 कर लेते हैं। सिक्सटी किया है तो अब ये देखें यहाँ तक कंडक्शन की T1 ने, उसके बाद T1 रिवर्स बाइस में चला गया और T2 को भी हमने पल्स जनरेटर के थ्रू ऑन नहीं किया, इसलिए इस दरमियान के टाइम में कोई कंडक्शन नहीं हुई। आगे की कंडक्शन फिर वो जैसे ही इसको T2 को ट्रिगर पल्स मिली, इसने कंडक्शन स्टार्ट की, फिर T3, फिर इसी तरह से सारे कंडक्शन करते रहे। तो ये था रेजिस्टिव लोड का केस। RL लोड के लिए आप खुद से डिज़ाइन करेंगे और जो वेव फॉर्म्स होंगी उनको आप डिस्कस कर लेंगे।
और ये सारा जो है लैब मैनुअल में आपने अटैच करना होगा। उम्मीद है आपको अच्छी समझ आ गई होगी इसकी। अगर कुछ क्लियर नहीं होता तो आप फर्दर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, गुड लक।